नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल #क्लास 10 पर। दोस्तों मैं हूं सूरज शर्मा और आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 2। दोस्तों इस पार्ट में मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कशन करने वाला हूं रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड सारे प्रश्न मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा, पहले इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि ये चैप्टर जो है चैप्टर 1 का रासायनिक समीकरण बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या है, किसे कहते हैं। तो जब किसी अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देख पा रहे हैं 2Mg + O2 एरो 2MgO। दोस्तों Mg जो हो गया वह आपका मैग्नीशियम हो गया, O2 जो हो गया वह ऑक्सीजन हो गया और MgO जो हो गया वह आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एक एक पार्ट आप लोगों को समझ में आने वाला है, एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाला है। दोस्तों चलिए दूसरे शब्दों में हम देख लेते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखने पर बहुत लंबा होता है, इसलिए इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। इस संक्षिप्त रूप को शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे आप ऊपर में देख पा रहे हैं कि जैसे Mg हो गया, अगर Mg को हम हिंदी में लिखें मैग्नीशियम फिर ऑक्सीजन फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड तो थोड़ा लंबा हो जाता है वाक्य। ठीक है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है, इसलिए हम इस संक्षिप्त रूप को शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम को हम हिंदी में लिख दिए इंग्लिश में Mg और ऑक्सीजन को लिख दिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिख दिए MgO, तो ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, यानी कि ये शॉर्टकट हो गया। दोस्तों यही आपका शब्द समीकरण कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने की प्रमुख विधि क्या है। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण लिखने की प्रमुख विधि निम्नलिखित है या प्रमुख विधि है। पहला देख लीजिए, सर्वप्रथम सभी अभिकारकों को प्लस चिन्ह से जोड़कर बाईं ओर लिखते हैं। ध्यान से देखिए, ऊपर की समीकरण में जो आपको एक उदाहरण दिए हैं उसको ध्यान से देख लीजिए। यानी एरो से ठीक पहले जो होता है उसे हम अभिकारक होते हैं, पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था। और तीर चिन्ह के दाहिने ओर जो होता है वह आपका उत्पाद या प्रतिफल होता है। तो पहला पॉइंट जो कहता है कि सर्वप्रथम सभी अभिकारकों को प्लस चिन्ह से जोड़कर बाईं ओर लिखते हैं, यानी अभिकारक जितना भी है उसको समीकरण की बाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अभिकारकों के आगे एक तीर चिन्ह दे देते हैं। तीर चिन्ह अभिक्रिया की दिशा को सूचित करता है कि बाएं साइड में जो है वह अभिकारक है और तीर के दाहिने साइड में जो भी है वह आपका प्रतिफल या उत्पाद है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है प्रतिफलों को प्लस चिन्ह से जोड़कर तीर चिन्ह की दाईं ओर लिखते हैं। प्लस चिन्ह से जोड़ने के बाद तीर चिन्ह के दाईं ओर हम लिखते हैं, यानी कि दाहिने साइड में लिखते हैं किसको, तो प्रतिफलों को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है समीकरण के प्रकार के अनुसार अभिकारकों और प्रतिफलों के नाम या सूत्र लिखे जाते हैं। समीकरण के प्रकार जैसा भी होगा उसके अभिकारक और प्रतिफलों को सूत्र के अनुसार लिखते हैं, नाम या सूत्र के अनुसार। पांचवा पॉइंट है अवक्षेपित होने वाले प्रतिफल को नीचे की ओर निर्देशित तीर चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। जब भी मानी जो भी चीज़ अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में बच जाता है या प्रतिफल में बच जाता है उसे तीर चिन्ह के द्वारा, यानी कि तीर नीचे की ओर होता है, देख पा रहे हैं आप लोग नीचे की ओर है। और लास्ट पॉइंट है कि गैसीय प्रतिफल को ऊपर की ओर निर्देशित तीर चिन्ह, ऊपर की ओर जो तीर दिख रहा है आपको उसके द्वारा दर्शाते हैं। यानी जो भी चीज़ समीकरण में नहीं बचता है, अभिक्रिया या प्रतिफल में नहीं बचता है, उसे तीर चिन्ह ऊपर की ओर दिखाया जाता है। चलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, ये है आपका एग्जाम्पल, ध्यान से देख लीजिएगा, उदाहरण को ध्यान से देखिए। जैसे पहला उदाहरण है कि R1 और R2 दो अभिकारक है जिनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप P1 और P2 दो प्रतिफल बनते हैं। इनमें P1 और P2 गैस है और अभिक्रिया का समीकरण इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे R1 R2 अभिकारक है तो इसे हम समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे और समीकरण के दाहिने ओर लिखेंगे P1 और P2 को। और ये गैस है इसलिए ये समीकरण से हट जाता है, इसलिए तीर चिन्ह जो है ऊपर की ओर दर्शाया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि उदाहरण एक आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब है दोस्तों समीकरण दूसरा देख लीजिए, यानी उदाहरण दूसरा है, यदि A1 और A2 की अभिक्रिया से AB अवक्षेपित हो जाता है और AC का विलयन रह जाता है तो अभिक्रिया का समीकरण इस प्रकार लिखा जाएगा। जैसे A1 + A2 एरो AB जो है इस अभिक्रिया में रह जाता है, अवक्षेपित हो जाता है, यानी कि बच जाता है, और AC भी बच जाता है, इसलिए तीर चिन्ह जो है वह नीचे की ओर दिखाया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं कि रासायनिक समीकरण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे इंग्लिश में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि संतुलित समीकरण यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो, यानी समीकरण जो दिया रहेगा उसके बाएं साइड और दाहिने साइड दोनों तरफ जो है प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या वह बराबर होना चाहिए। जैसे देख लीजिए, बाएं साइड में हाइड्रोजन 4 बार आया है, 2 दूना 4, और दाहिने साइड में हाइड्रोजन 4 बार आया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या बराबर है। चलिए ऑक्सीजन का बाएं साइड देख लेते हैं। ऑक्सीजन बाएं साइड में 2 बार आया है और दाहिने साइड में भी ऑक्सीजन 2 बार आया है, क्योंकि H2O के पहले जो 2 है वह 2 सभी के लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी है। दोस्तों दूसरे शब्दों में हम इसे कह सकते हैं कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं उसे संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का जो डिफिनेशन होता है, परिभाषा, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए असंतुलित रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। दोस्तों उसको देखने से पहले कुछ स्टार पॉइंट है जिसे आप लोगों को याद रखना अनिवार्य है, जरूरी है। वो स्टार पॉइंट पहला है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की 2 विधि प्रचलित है। दोस्तों पहला अनुमान विधि, जिसे हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं इंग्लिश में, या फिर आप कह सकते हैं ऊपर में जो रेड लाइन में लिखा है तीर तुक्का विधि, यानी मन विधि से लगाइए। ठीक है, और दूसरा है बीजगणितीय विधि, जिसे आंशिक समीकरण विधि भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अगला स्टार पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करना पड़ता है, जो कि आप लोग क्लास 9th में भी जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लीजिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर न हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों मैंने काट दिया है, यानी प्रत्येक तत्व का नहीं, कोई भी एक तत्व यदि बराबर नहीं है, या तो पूरा बराबर नहीं है तो भी चलेगा, या एक भी तत्व का परमाणु संख्या बराबर नहीं है, तो वह समझ जाइए कि दोस्तों वह समीकरण जो होगा वह असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। जैसे Mg+O2 एरो MgO। समीकरण के बाएं साइड देख लीजिए कि मैग्नीशियम तो 1 बार है, दाहिने साइड भी 1 बार है, यानी कि बराबर है, लेकिन समीकरण के बाएं साइड ऑक्सीजन 2 बार आया है और दाहिने साइड समीकरण में 1 ही बार ऑक्सीजन आया है, इसलिए यह समीकरण जो है असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। अगला देख लीजिए कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कंकाली समीकरण को इंग्लिश में स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोगों को बोर्ड पे बताऊंगा लाइव वीडियो में, जिससे कि आप लोगों को लाइव वीडियो का मतलब ये हो गया कि हम बोर्ड पर आप लोगों को फेस टू फेस बताएंगे, जिससे कि आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में भी किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। तो इस वीडियो को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट नंबर 3 में, केमिस्ट्री का चैप्टर पार्ट नंबर 3 में देखेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी बातें आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।